हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम राज्य शास्त्र पाठ 1 संविधान की प्रगति इस पाठ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, बता सकते हो कि हमारा देश कब आजाद हुआ? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और हमारे देश का जो संविधान है वो 1950 को लागू हुआ। यह एक किताब या ग्रंथ जैसा है। इसमें हमारे देश के कानून और व्यवस्था के संबंधित नियम और कानून लिखे गए हैं। पिछले कक्षाओं में हमने स्थानीय शासन संस्था, भारतीय संविधान में निहित मूल्य और उनके द्वारा अभिव्यक्त सिद्धांत के साथ साथ संविधान द्वारा निर्मित शासन प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संबंध। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है, संविधान का चित्र दिया गया है, उसके द्वारा हमारा शासन प्रणाली चलता है। और यहाँ अंतरराष्ट्रीय संबंध दिया गया है, हमारे देश से जो विदेशों का जो संबंध है अलग अलग देशों के साथ यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में अच्छी तरह से जाना है। भारतीय संविधान ने भारत को पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, यानी हमारा जो पंथ निरपेक्ष भारत है वो हमारे भारत देश में किसी भी एक धर्म को महत्व नहीं देता है, सभी धर्म को समान रूप से मानता है। इसी को पंथ निरपेक्ष कहा जाता है, चाहे कोई भी धर्म हो। लोकतांत्रिक, यानी हमारे देश में लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने का उद्देश्य रखा है। नागरिकों को न्याय मिले, उनकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए संविधान में बहुत सारे नियम या कानून बनाए गए। सामाजिक न्याय और समता पर आधारित प्रगत और विकसित समाज का निर्माण के साधन के रूप हम भारतीय संविधान की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 से शासन चलाना प्रारंभ हुआ। तब से लेके अब तक का जो समय है, संविधान के आधार पर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रही उसके द्वारा भारतीय लोकतंत्र व्यापक होता प्रारूप, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन, सामाजिक न्याय और समता पर स्थापित की दृष्टि से जो कदम उठाए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसमें लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समता, तीसरा है न्याय व्यवस्था, इन तीनों मुद्दों के बारे में हम जानेंगे। लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का शासन और राजनीतिक परिपक्वता यानी उस योग जो हमारा राजनीतिक है वो उस योग्य हो जिसमें पूरी तरह से मतलब तैयार, परिपक्वता का मतलब हो तो पूरी तरह से तैयार हो। लोकतंत्र में मात्र लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की संरचना महत्वपूर्ण नहीं होती, अपितु उस संरचना के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में व्यवहार किए जाने पर लोकतंत्र समाज के राजनीतिक जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। जैसे लोकतंत्र, अगर हम लोकतंत्र बोलते हैं तो लोकतंत्र सिर्फ हम संविधान में लिख देंगे तो लोकतंत्र नहीं आएगा, बल्कि उससे संबंधित हमको उसको लागू भी करना होगा। जैसे चुनाव करवाना है, ऐसे लिखने से नहीं होगा, बल्कि चुनाव को हमको करवाना है, उसको अमल में लाना होगा, तब जाकर वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। जैसे हर 5 साल के बाद हमारे यहाँ चुनाव होता है, एक फिर चुनाव होता है, तो लिखना ही नहीं, उसको हमारे जीवन में लागू भी करना महत्वपूर्ण होता है। उसी के अनुसार हमारे देश में लोगों को सीधे सीधे प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली संसद, देखो बच्चों ऊपर संसद का चित्र दिया गया है, राज्य विधानसभाएं और स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं यह नीचे दिया गया है, ये सभी है। ये कैसे होता है? जैसे यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं, मंत्री लोग, ये सभी मंत्री जो है चुनाव के द्वारा सीधे नेता चुन लिए जाते हैं, इनको सीधे सीधे प्रतिनिधित्व मिल जाते, यानी वो नेता बन जाते। यदि इनमें समाज का सहभाग और राजनीतिक प्रतिद्वंदता पर विचार करें तो भारत लोकतंत्र व्यापक स्तर पर सफल होता दिखाई देता है। अगर हम अच्छी तरह से ध्यान दें तो इसमें समाज का सहभाग है, यानी समाज में जितने लोग हैं सभी का सहभाग होता है। इसमें नेता बनने के लिए अलग अलग दल के नेताओं में स्पर्धा भी होती है, तो इससे हमको पता चलता है कि हमारा लोकतंत्र जो है बहुत बड़े स्तर पर सफल होता हमको दिखाई देता है। निर्धारित समय के बाद पारदर्शक और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न होने वाले चुनाव
हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। निर्धारित समय, निर्धारित का मतलब हर 5 साल के बाद जो चुनाव होता है वो चुनाव पारदर्शक होता है। यहाँ से हमने वोट डाला और वहाँ कितना वोट है उसको हम, वो जो वोट कितना पड़ा है वो हमको सभी मालूम पड़ता रहता है। वीडियो, मोबाइल द्वारा, टेलीविजन द्वारा कितना गणना हो रहा है, कैसे कैसे वोट हो रहा है, उसको हम सामने से देख सकते हैं। इसको पारदर्शक बोला जाता है। और निष्पक्ष वातावरण का मतलब होता है कि कोई भी दल उसको अपने ओर नहीं खींच सकता है। हम अपने मर्जी से अपना वोट डाल सकते हैं, उस पर किसी प्रकार का पाबंदी नहीं है। जनसंख्या और विस्तार को अगर ध्यान में ले तो हमारा जो देश है वो देश बहुत ही बड़ा देश है और उसमें जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। तो बहुत बड़ी जनसंख्या वाली देश होने के कारण विभिन्न स्तरों पर चुनाव संपन्न कराना ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। निरंतर होने वाले चुनाव के कारण भारतीय मतदाताओं की राजनीतिक समझ अधिक परिपक्व होने में सहायता प्राप्त होनी। जैसे जो इलेक्शन है, जो चुनाव है वो हर 5 साल में होता है, तो बार बार वो होने से क्या हुआ कि जो मतदाता है राजनीति समझ उनकी अच्छी हो गई कि हमको किस नेता को चुनना है, कौन सा नेता हमारे लिए अच्छा कार्य कर सकता है। चुनाव के बीच घोषित होने वाली सार्वजनिक नीतियों और समस्याओं के विषय में भारतीय मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चुनाव के बीच में जो अलग अलग दल के नेता लोग आते हैं इलेक्शन के समय वोट मांगने के लिए, तो वो अपनी नीति बताते हैं कि आप हमें वोट दो, हम यहाँ बिजली की सुविधा दे देंगे, या हम यहाँ पे सड़क का मरम्मत करवा देंगे, या पानी की सुविधा दिलवा देंगे। तो अपनी अपनी नीति बताते हैं और हमको जो सही लगता है, नागरिक को जो सही लगता है वो उस नेता को चुनते हैं जो उनके लिए कार्य कर सकते हैं। तो इसमें जो भारतीय मतदाता जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सार्वजनिक समस्याओं के विकल्पों पर सोच समझ के मतदान करने की मानसिकता में वृद्धि हुई। इसके जो सार्वजनिक समस्या मैंने बताया, जैसे बिजली की समस्या हो गई और सड़कों की समस्या हो गई, या फिर मैंने और भी बताया पानी जल की समस्या हो गई। तो ये समस्याओं पे सोच विचार कर लोग मतदान करने की जो मानसिकता है लोगों की उसमें वृद्धि हुई। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे नेताजी हैं और वो आपस में लोगों का सहभाग हो रहा है, उनकी समस्या पूछ रहे हैं, अपना उनका क्या नीति है लोगों को बता रहे हैं। और नीचे दिखाया गया चित्र जो है चुनाव का है, लोग वोट देने जा रहे हैं। मताधिकार, मताधिकार का होता है मत देने का अधिकार। हमारे देश में जो भी व्यक्ति 18 साल से या 18 साल के ऊपर के हैं उनको मत देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का कानून बनाया गया है। उसके अनुसार मताधिकार का दायरा जो है और अधिक पहले व्यापक था कि सभी लोग वोट दे सकते थे, लेकिन बाद में वो जो दायरा था उसको कम कर दिया गया, और संकुचित मतलब कम कर दिया गया, और उसको नष्ट करके प्रत्येक, जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद प्रत्येक भारतीय स्त्री पुरुष 21 साल के हो जाते हैं तो वोट देने का अधिकार उनको मिल जाता है। इस अधिकार को व्यापक करके मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कम कर दी गई। बाद में फिर से उस पर विचार विमर्श हुआ और जो 21 साल का जो वोट देने का अधिकार था उसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। फलस्वरूप स्वतंत्र भारत की युवा पीढ़ी को राजनीतिक क्षितिज प्राप्त हुआ। जो युवा पीढ़ी थे उनको भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे हमारा लोकतंत्र बहुत बड़ा हो गया। इस परिवर्तन के कारण भारतीय लोकतंत्र को संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में ये 18 वर्ष करने के कारण हमारा लोकतंत्र बहुत ही व्यापक और बड़ा बन गया। विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या केवल भारत में पाई जाती है। यह परिवर्तन खाली संख्यात्मक ही नहीं है बल्कि गुणात्मक भी है, यानी इसकी संख्या गुणात्मक रूप में बढ़ रही है। कई राजनीतिक दल इन्हीं युवा मतदाताओं के समर्थन से सत्ता की प्रतियोगिता में उतर आए हैं। इस कारण भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंदता का स्वरूप भी बदल गया है। यानी पहले जो नेता थे, बुजुर्ग थे, बूढ़े हुआ करते थे, लेकिन अब युवा जो नेता है वो भी सत्ता में उतर आए हैं, वो भी चुनाव लड़ने लगे हैं। लोगों की इच्छा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से आज कई राजनीतिक दल प्रतिद्वंदता में दिखाई देते हैं। देखो बच्चों, नीचे दिया गया है, वोट देने गए हैं
और वहां पर ऐसा हाथ में चिन्ह लगाया जाता है ताकि एक व्यक्ति दोबारा वोट न दे। देखो यहाँ पे वोट देते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का मौलिक घटक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण 3 भागों में बांटा गया है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय स्वायत्त संस्था। अलग अलग जो संस्था है तीनों में बंटवारा किया गया है। सबको अलग अलग अधिकार दिया गया है ताकि कोई भी सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। विकेंद्रीकरण होने से सत्ता का दुरुपयोग रोकने के साथ साथ सामान्य जनता भी सत्ता में सहभागी होने का उनको अवसर मिलता है। इससे क्या होता है कि जो आम जनता उनको भी अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। स्थानीय स्तर पर शासन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार प्रदान करके उनके द्वारा वास्तविक लोकतंत्र को प्रत्यक्ष रूप देने का दिशा निर्देशक सिद्धांत उसमें निहित है। क्या है? स्थानीय स्तर पे, जैसा मैं थोड़ा उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। जैसे हमारे देश में अलग अलग राज्य है, अलग अलग प्रांत है। जो समस्या दिल्ली की होगी वो महाराष्ट्र का नहीं हो सकता है, और जो महाराष्ट्र का है वो राजस्थान का नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारे सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है 3 भागों में किया गया है। दिल्ली यानी राष्ट्रीय लेवल पे, राज्य लेवल पर और स्थानीय स्वायत्त संस्था यानी हमारे क्षेत्र की जो समस्या हम समझ सकते हैं तो वो राज्य स्तर पे जाएगा, फिर केंद्र स्तर पर भी जा सकता है। इस पे क्या होता है? सभी जनता का सहभाग होता है। इसके लिए दिशा निर्देशक सिद्धांत उसमें दिया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए प्रयत्न किए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रयत्न 73 और 74वें संविधान संशोधन का है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है संसद भवन का, और वहां पे संविधान बनाया गया है। संविधान में जो 73 और 74 संविधान है उसमें संशोधन किया गया है। संशोधन मतलब सुधार किया गया है। इन संशोधनों ने स्थानीय शासन संस्थाओं को संविधान की स्वीकृति तो मिली, इसके साथ साथ उनके अधिकारों में अधिक मात्रा में वृद्धि हुई। इसका मतलब स्वीकृति भी मिली और इसके अलावा जो जनता को बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त हुए। सूचना का अधिकार RTI 2005। लोकतंत्र में नागरिकों का सक्षमीकरण कई रूपों में होना चाहिए। नागरिकों को उसमें सहभागी होने का अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके साथ साथ सरकार का संवाद बढ़ना चाहिए। सरकार और नागरिकों के बीच जितनी दूरी कम होगी और संवाद अधिक होगा, उतनी ही मात्रा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुदृढ़ और मजबूत होगी। यहाँ पर बताया गया है अपने अधिकारों के लिए सूचना का अधिकार दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो जनता होता है वो सहभागी होती है और उनकी जो समस्याएं हैं वो नेता के सामने रखते हैं। नेता उनको नीतियां बताते हैं और जनता और नेता के बीच में दूरी जितनी कम होगी और जितनी बातचीत अधिक होगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुदृढ़ और मजबूत होगी। और इससे क्या होगा? लोकतंत्र मतलब भारत के जितने भी लोग हैं सभी का सहभाग होना। ऐसे नहीं है कि नेता है तो उनका ही सहभाग होना चाहिए, बाकी लोगों का नहीं। जिसमें आदिवासी, जनजाति, बच्चे, बूढ़े सभी का समावेश होना चाहिए। उनके बारे में उनको भी सभी अधिकार मिलना चाहिए। सरकार द्वारा पारस्परिक विश्वास बढ़ाने हेतु कौन से कदम उठाए जाते हैं, इसकी जानकारी नागरिकों को मिलनी चाहिए। यानी सरकार क्या क्या कर रही है हमारे अधिकारों के लिए, इसकी जानकारी नागरिकों को मिलनी चाहिए। सुशासन की 2 विशेषता होती है, पहला पारदर्शिता और दूसरा होता है उत्तरदायित्व। पारदर्शिता का मतलब होता है कि वहां पर जैसे हम यहाँ बैठे हैं और संसद भवन में कौन कौन सा नियम बना रहे हैं उसको हमको मालूम होना चाहिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले संसद भवन में कौन कौन से कानून बनाए जो हमको नहीं मालूम था, लेकिन अब टीवी द्वारा, मोबाइल द्वारा हर चीज का हमको जानकारी प्राप्त होता है। वहां कौन से नेता क्या बात कर रहे हैं, कौन से विषय पे चर्चा करे, वो सभी हमको प्राप्त होती है। उसी को पारदर्शिता कहते हैं। और उत्तरदायित्व का मतलब है कौन सा नेता अपना जिम्मेदारी कैसे निभा रहा है, उसको उत्तरदायित्व कहते हैं। उत्तरदायित्व को प्रत्यक्ष रूप से उतारने के लिए भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। सूचना के अधिकार के कारण सरकारी कार्रवाई में रखी जाने वाली गोपनीयता कम की गई है
और सरकारी कामकाज में स्पष्टता और पारदर्शिता आने में मदद मिल गई। यानी उन जो छिपा के कार्य करते थे या जिसकी जानकारी लोगों को नहीं प्राप्त होती थी, उसे गोपनीयता कहते, तो वो गोपनीयता अब कम हो गई। वहां क्या हो रही, इसकी पूरी जानकारी हमको प्राप्त होती है। 2000 ईस्वी के बाद नागरिकों के लिए सुधार उपलब्ध कराते समय वह उनका अधिकार है यह मानकर सुधार की तरफ ध्यान दिया गया। ऐसा नहीं को हमें कुछ दे रही, बल्कि इस पे हमारा हक है, वो हमको चाहिए, ऐसा करके इस तरफ ध्यान दिया गया। देखो बच्चों, यहाँ आरटीआई यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में, यह अधिकार है हमारा, इससे हमें देना है। उसके साथ साथ सूचना, शिक्षा और खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार भारतीयों को मिला। यानी सभी भारतीयों को पढ़ने लिखने का अधिकार, उच्च डिग्री प्राप्त करने का अधिकार अथवा खाद्यान्न का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, सबको अनाज मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। इन अधिकारों से भारतीय लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत हुआ।